तो अभी तक हमने स्टार्टिंग से लेके क्लास 12th के स्टार्टिंग चैप्टर से लेके अभी तक जो भी पढ़ा है उस सब चीजों को इस चैप्टर में हम सम अप करेंगे, या बोल सकते हो ये उसका समेशन जो पढ़े हो उन सब का चीजें इस चैप्टर में देखा जाएगा। अब ये चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास जाएंगे, लेकिन आज के क्लास में हम ये समझेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये इजाद कौन किया, कौन इसके ऊपर ज्यादा काम किया था, एंड सो ऑन। ये कहानी स्टार्ट होती है 1865 में। 1865 में जब मैक्सवेल साहब ने जब ब्रॉड स्टडी किया, वो एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे और बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब अपना पढ़ाई किया सब चीजों पे, उन्होंने क्या देखा कि चाहे वो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म हो, फैराडेज लॉ हो, या एम्पियर सर्किटल लॉ हो, ये चारों लॉ हमारा फंडामेंटल लॉज होते हैं फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है क्या? आप छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, जो चीजें या वेव्स, जैसे जो लाइट है, हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो लाइट है, सन से जो लाइट आ रहा है, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और जब वो उन्हीं पे पढ़ाई कर रहे थे, उन्हीं पे थियोरेटिकल रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने ये देखा कि जो ये चारों इक्वेशंस हैं, ये चारों इक्वेशन फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। और उन्होंने उन चारों इक्वेशन को सम अप या कंबाइन करके एक अपना ग्रुप बना लिया, जिसको बोला गया मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो अब ये जो इक्वेशंस हैं, ये आप इस चार इक्वेशंस के साथ आप फैमिलियर होगे। जैसे पहले चैप्टर में गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका मतलब क्या होता है? गॉस लॉ में हमने देखा था कि अगर कोई एक चार्ज है तो उस चार्ज के वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज अगर रखा गया है एक क्लोज सरफेस के अंदर, तो वो कितना होता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, ये होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। वैसे ही गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है? अगर मैं एक बार मैग्नेट को एक बंद कमरे में रख दूं तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और उसी को हम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में भी बोलते हैं, जो कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एस इक्वल टू क्या होता है? 0। और यहां पे सारे फ्लक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स। और वैसे ही इसके पहले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था ना इसके पहले वाले चैप्टर में ही। तो उसमें फैराडे साहब ने क्या बोला था कि चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डी एल। तो ये इक्वेशन आ गया। और एम्पियर सर्किटल लॉ हमने पढ़ा हुआ है, यहां पे मैंने मॉडिफाइड लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ हमें क्या बताता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। और ये चारों इक्वेशन हम प्रीवियस 6 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं क्या होता है क्या नहीं है। तो यहां पे जब बात आई, यहां पे मैक्सवेल साहब ने जब इन सब के बारे में पढ़ रहे थे, यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ पे उन्हें थोड़ा लगा कि नहीं, ये जो लॉ है वो पूरा कंप्लीट सही नहीं है। हालांकि सही है, जो पहले हम पढ़े हुए वो चीजें सही है, लेकिन यहां पे थोड़ी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो उन्होंने इस चीज को, एम्पियर सर्किटल लॉ को थोड़ा मॉडिफाई किया और बोला कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल आपका होता है म्यू नॉट इंटू आई सी प्लस आई डी। और ये आई सी और आई डी क्या है? आई सी आपका होता है कंडक्शन करंट और आई डी आपका होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब अगर बात करें इन 2022 आपके सिलेबस में डिस्प्लेसमेंट करंट सिलेबस से हटा दिया गया है फ्रॉम बोर्ड्स, लेकिन एंट्रेंस में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो मैं सोचा कि चलो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में थोड़ा बहुत समझ लो, नहीं तो आगे फिर समझ नहीं पाओगे। तो ये मैक्सवेल साहब क्या करना चाहते थे वो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है उसको जरा समझेंगे। तो ये वाला जो मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखा हुआ है इसको जरा नोट डाउन कर लो, हम डिस्प्लेसमेंट करंट पे डायरेक्ट जाएंगे। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट को थोड़ा डिटेल में और अच्छे से समझते हैं। मैक्सवेल साहब ने क्या कहा कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ था, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू
म्यू नॉट इंटू आई, ये जो इक्वेशन था या एम्पियर सर्किटल लॉ था, ये उन्होंने बोला कि ये गलत है। ठीक, अरे गलत नहीं बोला था, उन्होंने ये बोला था कि ये कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट मतलब ये कुछ खटक रहा है उनके दिमाग में, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा सही नहीं है, ये पार्शियल करेक्ट फॉर्मूला है या इक्वेशन है। तो उन्होंने इसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए एक चीज या एक एक्सपेरिमेंट किया, या एक्सपेरिमेंट ना बोल के हम अगर बोल सकते हैं, उन्होंने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया। अब इस मॉडिफिकेशन को जरा समझना। मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है, और ये कैपेसिटर, ये दोनों क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा हुआ है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। मान लो उन्होंने एक वायर मैंने इसको जोड़ दिया और एक बैटरी लगा दी। ठीक है, बैटरी लगाई तो इसमें से करंट गया आई। ठीक है, इसमें से करंट गया आई। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां पे एम्पियर सर्किटल लूप, तो उन्होंने दो लूप लिए। एक लूप उन्होंने यहां लिया, एक लूप उन्होंने यहां लिया, और एक लूप यहां पे लिया। ठीक है, और इस लूप को नाम दे दिया मान लो C1, इस लूप को नाम दे दिया C2। होगा या नहीं होगा? यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब जब इसमें से करंट जा रहा है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, जब इसमें से करंट जा रहा है तो क्या होना चाहिए? लाइन इंटीग्रल ऑफ C1 BDL इज इक्वल टू कितना होगा? म्यू नॉट इंटू आई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये किसके लिए? फॉर C1 के लिए मैं बात कर रहा हूं। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ? वही चीज अगर मैं इस C2 पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊं फॉर C2 के लिए बात करें तो लाइन इंटीग्रल ऑफ C2 BDL हमारा कितना होगा? अब देखो यहां पे 0 होगा। अब पूछोगे सर क्यों 0 होगा? क्योंकि अगर मैं ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहा हूं तो क्या ये दो प्लेट के बीच करंट फ्लो करता है? आंसर है नहीं, फ्लो नहीं करता ना। दो प्लेट के बीच में करंट थोड़ी फ्लो कर रहा है, तो ये 0 होना चाहिए। अब देखो हमने ये पढ़ा हुआ है, अब इसको मैंने बहुत दूर दूर लिया हुआ है, लेकिन जो कैपेसिटर के प्लेट्स होते हैं वो तो बहुत पास पास होते हैं ना, बहुत पास पास होते हैं या बहुत नजदीक होते हैं। अगर चैप्टर 2 थोड़ा याद करो तो बहुत नजदीक होते हैं। तो अब अगर मैं ये मान के चलूं, मान के क्या चलूं, होता है एज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स हमारा क्या है? आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। तो क्या होना चाहिए? तो लाइन इंटीग्रल ऑफ C1 BDL शुड बी इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL फॉर C2। ये होना चाहिए, क्योंकि एज बिकॉज ये बहुत बहुत नजदीक, अगर ये दो प्लेट बहुत नजदीक होंगे तो ये दोनों प्लेट भी तो C1 और C2 भी तो बहुत नजदीक होंगे। तो एज बिकॉज नजदीक होंगे तो ये दोनों क्या होने चाहिए? ये दोनों इक्वल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अब देखो अगर हम देखें ये दोनों अगर बराबर होंगे, लेकिन यहां पे तो आंसर इक्वल नहीं है ना। C1 के लिए क्या आ रहा है? म्यू नॉट आई, और C2 के लिए कितना आ रहा है? 0। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस कौन करेगा? यहां पे कोई बैलेंस करने के लिए है नहीं। तो बैलेंस करने के लिए एम्पियर साहब ने बोला कि जो करंट, अब ये जो करंट वायर के थ्रू जा रहा है, उन्होंने इस करंट को नाम दिया कंडक्शन करंट। ठीक है, जो कंडक्ट होके जा रहा है थ्रू द वाई, कंडक्शन करंट नाम दिया। और इस चीज को बैलेंस करने के लिए उन्होंने एक करंट का इजाद किया या करंट को टर्म दिया जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट या फिर आईडी। ठीक है, और आईडी क्या होता है? आईडी इज क्या होता है? उसका डेफिनेशन यहां पे देखो, इट इज दैट करंट विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ये तभी एग्जिस्टेंस में आता है इन एडिशन टू कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट के साथ आता है। ठीक है, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विथ कंडक्शन करंट whenever the electric field and hence the electric flux changes with time।
जब जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तब तब कंडक्शन करंट के साथ एक करंट आएगा जिसको नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, ताकि वो इस चीज को क्या कर पाए, इस चीज को बैलेंस कर पाए। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो जो नेट करंट होगा, जो टोटल करंट जा रहा होगा, नेट करंट, वो कितना होगा, I इज इक्वल टू IC प्लस ID होगा। अब इसको भी अच्छे से थोड़ा समझते हैं। ये जो ID मैंने क्या बोला, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये करंट किस वजह से बन रहा है, ये करंट इसीलिए बन रहा है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक टाइम। तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू ID विल बी इक्वल टू E नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। और ये होता है आपका ID का वैल्यू। और इसी चीज को एम्पियर साहब ने बोला कि ये जो करंट है ये सिर्फ कंडक्शन करंट नहीं है, यहां पे दो करंट आ रहा है, एक कंडक्शन करंट यहां पे और एक करंट जो ये प्लेट के बीच में एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब पूछोगे सर इस प्लेट के बीच में करंट कहां से आया? देखो, जब चार्ज मूव करता है, जब इसके अंदर जब मैं इधर से करंट डाल रहा हूं, कंडक्शन करंट भी डाल रहा हूं, कैपेसिटर में याद होगा कि ये चार्ज होना शुरू होता है ड्यू टू इंडक्शन। इस प्लेट की वजह से इधर भी चार्ज बनता है और चार्जेस मूव करते हैं ना, ड्यू टू इंडक्शन बनता है, मूव नहीं करते, ड्यू टू इंडक्शन बनता है। और ड्यू टू इंडक्शन जब चार्ज बनता है तो यहां पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक करंट भी फॉर्म होता है इस डायरेक्शन में, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट या फिर ID। और वही डिस्प्लेसमेंट करंट एम्पियर साहब ने नहीं बताया था, लेकिन मैक्सवेल साहब ने बोला इसके बारे में। और उधर से ही एम्पियर सर्किटल लॉ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया और बोला गया मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। और मॉडिफाइड क्या हो गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ BdL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू IC प्लस ID। अब एक मजेदार सी बात सुनो, अब यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट करंट के रेट लगाए जा रहे थे ना। जो ये करंट के बारे में बात कर रहा हूं ना, ये एक्चुअली करंट में नहीं है, ये करंट नहीं है, या आप बोल सकते हो ये करंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सर आप पागल हो गए हो, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, अभी इतना भाषण दिया डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में और अभी बोल रहे हो सर ये करंट नहीं है। ये करंट नहीं है। क्यों करंट नहीं, ये करंट क्यों लाया गया, पहले ये समझो ये करंट क्यों लाया गया। ये जो डिसबैलेंस हो रहा था, इनकंसिस्टेंट हो रहा था, इसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए ये करंट लाया गया, डिस्प्लेसमेंट करंट का टर्म। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट कब होता है, जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हो, फ्लक्स में चेंज हो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो, है ना। क्या हर टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है? नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का तो चेंज नहीं होता ना। तो जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होगा तब तब डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा। अब ये बोलोगे सर ये एक्चुअल करंट नहीं है तो है क्या? अब इसको या फिर हम इसको करंट बोलते क्यों हैं? हम इसको करंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसके वजह से बन रहा है, चेंज इन फ्लक्स के वजह से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वजह से बन रहा है। चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वजह से बिकॉज चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वजह से ये बन रहा है, हम इसको नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ आ रहा है कुछ या ऊपर से जा रहा है? तो यहां पे जो बात किया गया IC और ID, अब देखो यहां पे, अब ये सर्किट है ना। अब इसके अंदर यहां पे ध्यान रखना, सर्किट के बाहर हो सकता है ये MCQ में भी पूछ लिया जाए, MCQ फॉर्म में। सर्किट के बाहर मैंने क्या बोला, IC प्लस ID होता है। करंट टोटल मैंने क्या दिखाया, नेट करंट विल बी IC प्लस ID। सर्किट के बाहर मतलब इस कैपेसिटर के बाहर कौन सा करंट एग्जिस्ट कर रहा होगा,
सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करंट। यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब यहां पे दो चीजें हैं, एक तो कैपेसिटर है और एक तार है। तो जब तार में करंट जा रहा होगा उसमें कौन सा करंट जा रहा होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करंट जा रहा होगा। मतलब आउटसाइड द कैपेसिटर, इसको स्टार मार्क करके लिख लेना, आउटसाइड द कैपेसिटर डिस्प्लेसमेंट करंट मेरा कितना होगा, 0 होगा। तो नेट करंट मेरा कितना होगा, I विल बी इक्वल टू IC, कंडक्शन करंट के बराबर। लेकिन अगर मैं इसके अंदर चला जाऊं, किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर, अगर कैपेसिटर के अंदर चला जाऊं, यहां पे कंडक्शन करंट नहीं है क्योंकि यहां पे तार ही नहीं है ना, यहां पे तो वैक्यूम है, तार तो नहीं है, कंडक्शन करंट कहां से आएगा, नहीं आएगा। तो इनसाइड द कैपेसिटर कंडक्शन करंट मेरा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, और जो नेट करंट होता है वो किसके बराबर हो जाता है, ID के बराबर। तो इनसाइड द कैपेसिटर, इनसाइड द कैपेसिटर क्या हो जाता है, IC मेरा 0 हो जाता है, और देयरफॉर नेट करंट मेरा कितना हो जाता है, I इज इक्वल टू ID हो जाता है। तो समझ रहे हो ये ID क्या काम करता है। अब ये ID आपको इस टोटल सर्किट में करंट को बैलेंस करने का काम कर रहा है और कुछ नहीं। और ये कब बैलेंस कर रहा है, जब यहां पे फ्लक्स में चेंज हो रहा है। क्योंकि अब देखो, अगर मैं एक न्यूट्रल कैपेसिटर लेके आ जाऊं, मतलब इसमें कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, और इसमें जब मैं करंट दौड़ाऊं तो ऐसा तो नहीं है कि ये तुरंत के तुरंत चार्ज हो जाएगा, इसको चार्ज होने के लिए टाइम लगेगा। और जब चार्ज होने के लिए टाइम लगेगा, उस टाइम के दौरान इलेक्ट्रिक फ्लक्स या चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा ना, 0 से 1 या 2 माइक्रोफैराड तक जब भी बढ़ेगा तो चेंज इन फ्लक्स होगा ना, तभी तो जाके इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, अब अगर मान लो ये बोतल में अब इतना पानी है, या मैं बोल दूं ये बोतल पूरा खाली है, अब ऐसे चुटकी मारते ही पूरा पूरा बोतल फुल तो नहीं हो जाएगा ना, जादू थोड़ी है। इसको फुल करने के लिए क्या करना होगा, टैप के नीचे रखना होगा, और टैप के नीचे जब रखोगे पहले इतना भरेगा, फिर इतना भरेगा, फिर इतना भरेगा, फिर पूरा धीरे धीरे फुल होगा। वही सेम चीज इधर हो रहा है, और जो धीरे धीरे यहां पे फुल हो रहा है वो वहां पे क्या हो रहा है, फ्लक्स का चेंज हो रहा है, और इसी फ्लक्स के चेंज के वजह से ये करंट बन रहा है जो कि है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये कहानी था आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट का। अब देखो मैं ये इसलिए बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट करंट मैं क्लियरली बता दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट करंट 2022 सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे इंटेंसिटी वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम बात करेंगे जिसके बारे में, वहां पे इस डिस्प्लेसमेंट करंट का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, ये ऐसा चीज है जिसका कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में पता हो तो एग्जाम वगैरह में जो एंट्रेंस वगैरह जो दोगे वहां पे जरूरत हो सकता है। और छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने सोचा पढ़ा ही देता हूं, तो पढ़ा दिया। तो इसको नोट डाउन कर लो और आगे चलेंगे। अब जो मैंने बोला, हमने मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में पढ़ा, मैक्सवेल साहब के इक्वेशन के बारे में समझ लिया और डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में समझ लिया। लेकिन सर चैप्टर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, उसके ऊपर आइए तो आते हैं अभी। अब मैक्सवेल साहब जब ये चारों इक्वेशन एक्यूमुलेट कर रहे थे, वहां पे एक इक्वेशन था फैराडे साहब का इंडक्शन के फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर, और उन्होंने उसमें क्या बोला था, उन्होंने उसमें बोला था कि इज इक्वल टू d5 या माइनस d5b बाय dt, ये बोला था। मतलब इसका मतलब थोड़ा सादा सीधा भाषा में बात करते हैं। हाँ, तो फैराडे साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या बोला था, अगर याद करो, फैराडे साहब ने बोला था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो वहां पे हमारा एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है, दैट इज इंड्यूस्ड करंट बनता है या नहीं बनता। और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने का मतलब अगर वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा, है ना। अगर चेंज इन मैग्नेटिक या फिर इसको अगर और थोड़ा सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स
चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पूरा का पूरा वही चैप्टर था। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा था, जो कि इधर लिखा हुआ है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होने पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ ई जनरेट हो रहा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ ईडीएल हो रहा है या नहीं हो रहा। वही सेम चीज मैक्सवेल साहब ने अपना थियोरिटिकल स्टडीज जो उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने यह बताया कि अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है, तो क्यों चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्यों ना बने? कुछ गलत तो नहीं बोला ना? अब फैराडे साहब क्या बोले थे? फैराडेज लॉ क्या बोलता है? टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड is the source of इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? अब इसको समझना, फैराडे साहब के हिसाब से उन्होंने बोला कि अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो हमें उससे क्या मिलता है? हमें उससे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन है? किसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, है ना? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? सोर्स ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ था ना, हाँ, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमें क्या मिल रहा था? अल्टरनेटिंग करंट मिल रहा था। हाँ, तो फैराडे साहब के हिसाब से क्या था? ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सवेल साहब ने थियोरेटिकली बोला, कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड is the source of changing magnetic field। अब ये क्या हो गया? अब ये पूरा कंप्लीट साइकिल हो गया। मतलब इसको जरा समझो, अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक, और ये क्या है? टाइम वेरिंग, मतलब ये चेंजिंग है, और यहां पे चेंजिंग ईएफ है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। फैराडे साहब ने क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड के चेंजिंग या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। मतलब इसका सोर्स कौन है? ये है। मैक्सवेल साहब ने बोला कि इसका सोर्स ये है। ये कंप्लीट साइकिल बन गया। अगर लाइफ साइकिल की बात करें या फूड चेन की बात करें, हम अगर एक छोटा सा फूड चेन देखो तो पूरा सर्कल वही होता है, नेचर में होता है या नहीं होता है? या फिर जो वाटर साइकिल की बात करो, वाटर साइकिल में क्या होता है? पहले भाप बनता है, गर्मी में भाप बनता है, वो आसमान में जाता है, वो बादल बनता है, बादल ठंडा होता है, फिर बरसता है, फिर नदी में वो पानी जाता है, फिर पानी फिर गर्म होता है, फिर ऊपर जाता है, और ये कंप्लीट साइकिल हो रहा है। वैसे ही यहां पे भी ये साइकिल हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो यहां पे जो ये मैक्सवेल साहब ने ये बताया, इन्होंने प्रैक्टिकली कुछ करके नहीं दिखाया। अब मतलब अपने जीवन काल में वो प्रैक्टिकली इन सारा चीजों को नहीं करके दिखा पाए। उन्होंने बस थियोरेटिकल स्टडीज में ये सब बातें की। और कुछ सालों बाद हर्ज साहब आए, और उसके बाद आपके जेसी बोस जो हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे वो आए और इस पे बहुत सारा काम किए। ठीक है, लेकिन अगर बात करो ईएम वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो सोच था, वो मैक्सवेल साहब का था। और मैक्सवेल साहब ने ये सोचा था, फैराडे साहब सोचे उसका उल्टा मैक्सवेल साहब सोचे, और उधर से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इजाद हुआ। अब बोलोगे सर कहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आया? अब तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही बोल दिए।
उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे पैदा हुए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही समझो कि मैक्सवेल साहब ने सोचा क्या था। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोज मैं अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।